हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट के वीडियोस में हमने कंप्लीट किया था पोटेंशियल, मतलब सेकंड चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब सेकंड हाफ पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर होता क्या है, क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो कैपेसिटर का एप्लीकेशन क्या होता है? इसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन एनर्जी कैसे स्टोर करता है, कैसे उसको यूटिलाइज हम कर सकते हैं, वो सब आप जानोगे। एक चैप्टर और है आपका अल्टरनेटिंग करंट, उस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इसका क्या प्रिंसिपल होता है, क्या इसको डेफिनेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट जो लाइन, अ कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। सीधी सी बात यह है कि कैपेसिटर में क्या होते हैं, दो कंडक्टर्स होते हैं और दोनों पे ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है, और कुछ एक इनके बीच में एक डिस्टेंस होती है, सर्टेन डिस्टेंस, और इनके बीच का जो मटेरियल होता है, बस मटेरियल आपका कंडक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब ये कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए। तो हो सकता है इनके बीच में एयर हो सकता है इनके बीच में कोई और चीज हो जो कि क्या किसका काम कर रही हो, इंसुलेटर का काम कर रही हो। ठीक है, अब दूसरी बात, जो चार्ज होंगे दोनों के ऊपर, उनका साइन तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, लेकिन दोनों की वैल्यूज जो मैग्नीट्यूड हैं वो आपके हो सकता है सेम हो। जैसे चार्जेस ऑन बोथ द कंडक्टर्स मे और मे नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हो सकता है दोनों चार्जेस सेम हो सकता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, लेकिन हम कौन सा कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं? हम वही कैपेसिटर पढ़ेंगे जिसके अंदर दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। आपके सिलेबस में यही है, दोनों पे चार्ज आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, एक पे प्लस क्यू तो दूसरे पे माइनस क्यू, लेकिन अलग अलग मैग्नीट्यूड भी पॉसिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या हमेशा कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होंगे? नहीं, एक अकेली चीज भी कैपेसिटर का काम कर सकती है डेफिनेटली। जैसे यहाँ पे लिखा, अ सिंगल कंडक्टर कैन बी कंसिडर्ड एज ए कैपेसिटर बाय अज्यूमिंग अनदर एट इंफिनिटी। ठीक है, तो दो कंडक्टर्स हो या एक कंडक्टर हो, लेकिन दो कंडक्टर होते हैं ज्यादा बेटर होता है। अभी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके। तो बेसिकली कंडक्टर के कैपेसिटर के अंदर क्या होते हैं, दो कंडक्टर्स होते हैं, दोनों पे अपोजिट चार्जेस होते हैं। अब जैसे हमने रजिस्टर पढ़ा था हमने, रजिस्टर का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करना, करंट फ्लो को क्या करता है, कम करता है। तो इसका सिंबल हमने इस तरीके से बनाया था। उसी तरह कैपेसिटर भी इसी तरह का एक डिवाइस है जिसका सिंबल क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, बिल्कुल दोनों की जो साइज होती है सेम होती है, ये इसका सिंबल हो गया। और जैसे ठीक हम रजिस्टर का साइन ऐसे बनाते थे, और ये साइन होता था आपके रियोस्टेट का या फिर वेरिएबल रजिस्टर का। तो ये भी क्या है, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस का रजिस्टर है। कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। बट कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है ना, सो रेजिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी बट रजिस्टर इज अ डिवाइस। सिमिलरली कैपेसिटर इज अ डिवाइस बट कैपेसिटेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, हम ये बोलेंगे इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना है। जैसे रजिस्टर के केस में हम क्या बोलते हैं, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, वैसे ही कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट कैपेसिटेंस होगा इस कैपेसिटर का, और इस कैपेसिटर का क्या होगा, वेरिएबल कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर की, तो एप्लीकेशन क्या होता है, टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे एनर्जी स्टोर करता है। हाँ, कितनी करता है वो हम कैलकुलेशन करेंगे, अपने पास डेरिवेशन होगा एक, लेकिन पूरा का पूरा आपको कैपेसिटर ये वाली जो एप्लीकेशन का समझ में आएगा वो आएगा अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम बात करेंगे कैपेसिटर की और रजिस्टर की। तो ये एप्लीकेशन आप याद रख लेना, क्योंकि हो सकता है आपको प्रैक्टिकल वाले वाइवा के अंदर ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम दूसरी बात करते हैं कि क्यों किसी कैपेसिटर के अंदर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, हम दोनों चार्जेस सेम क्यों नहीं लेते। ठीक है, तो वही बात है। अब हम बात करेंगे कि पहली बात तो हो गई कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। कैपेसिटेंस जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब है एबिलिटी
टू होल्ड चार्ज, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपके पास कोई बाल्टी होती है, कोई बकेट होता है, कोई बर्तन होता है, आप उसमें पानी डालते हो, तो जैसे आप पानी डालते हो उसके अंदर, तो क्या आप उसमें पानी कितना डाल सकते हो? कुछ तो लिमिट होती है इसके अंदर, तो आप पानी डालते जाओगे। पानी अगर आप इसके अंदर डाल रहे हो या कोई भी फ्लूइड इसके अंदर आप डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल हेड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही पोटेंशियल हेड यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसका ये क्या होने लग जाएगा, इससे लीक होने लग जाएगा, बाहर निकलने लग जाएगा। मतलब इसकी कुछ कैपेसिटी है कि ये कितना अमाउंट होल्ड कर सकता है। इस बर्तन की कैपेसिटी होती है कितना अमाउंट ये होल्ड कर सकता है। तो उसी तरह से कंडक्टर की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है या कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। अगर हम किसी कैपेसिटर पे क्या करेंगे, इसको चार्ज दे रहे हैं और चार्ज कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट आने के बाद में इसका जो चार्ज है वो इन्वायरमेंट में क्या होने लग जाता है, लीक होने लग जाता है। तो ये मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, तो वही क्या होती है, इसकी एबिलिटी होती है। तो उसी से नाम आया आपका कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटी पे बेस्ड ही है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज या फिर कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। ठीक है, ये होता है आपका कैपेसिटेंस का जो मीनिंग है वो। अब एक बात देखिए, अगर हम इस, जैसे हमने अभी बकेट वाला एग्जांपल लिया था, हम इसको अमाउंट दे रहे थे वाटर का अमाउंट दे रहे थे, क्या हो रहा था, उसका पोटेंशियल हेड इंक्रीज हो रहा था। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज हम देते रहेंगे, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज होता रहेगा। इसका पोटेंशियल क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो इस पर पोटेंशियल है सपोज कितना, V, हम इसको चार्ज कितना दिया, Q। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने इसको Q चार्ज दिया, उस टाइम उसका पोटेंशियल कितना है, V है। अगर हम चार्ज Q इसको और सप्लाई करेंगे, पोटेंशियल और इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे हमने बाल्टी वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ पर पानी हम बढ़ते रहेंगे, तो जैसे अमाउंट बढ़ रहा है, यहाँ पर ये जो चीज़ है पोटेंशियल की, हेड की, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कितना अमाउंट भर सकते हैं, जितना ये हाइट होगी उतना ही हम पानी भर सकते हैं। तो ये जो हम पानी भर रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो इसके अमाउंट है वो इसकी हाइट के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, कि कितनी हाइट, जितनी ज़्यादा हाइट होगी इसकी बर्तन की होगी, उतना ही इसके अंदर अमाउंट पानी का आ सकता है। तो वैसा ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि a charge given to a conductor is directly proportional to its potential। ठीक है, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। क्या ये कैपेसिटर है, बिल्कुल है। हमने बात करी थी कि एक कंडक्टर भी किसका काम करता है, कैपेसिटर का काम कर सकता है। क्योंकि क्या ये चार्ज को होल्ड कर सकता है, बिल्कुल होल्ड कर सकता है। और इसका जो दूसरा वाला चार्ज है वो हम कहाँ एज्यूम कर लेंगे, वो हम एज्यूम कर लेंगे इनफाइनाइट पे। तो ये भी किसका काम कर रहा है, कैपेसिटर का काम कर रहा है। अब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, तो चार्ज गिवन, सपोज चार्ज Q इज गिवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और ये बात आपको वैसे भी पता ही होगी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, CV हो गया। हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे आ गया। एंड हियर C इज व्हाट, C इज नथिंग बट कैपेसिटेंस। तो C क्या होता है आपका, कैपेसिटेंस होता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है यहाँ पर वो क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। सो अब वो बात करें कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या हो गया, Q अपॉन V। Q अपॉन V इट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर अपॉन इट्स पोटेंशियल। सो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। हम पोटेंशियल बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहे। क्यों, क्योंकि दूसरा आपका कंडक्टर है वो कहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे। तो वहाँ का पोटेंशियल कितना, 0। तो इसका जो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसका पोटेंशियल भी हम बोल सकते हैं, जो कि हमने बात करी थी जब हमने स्टार्ट किया था पोटेंशियल पढ़ाना, या पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की हमने बात करी थी वहाँ पर। तो C हो गया Q अपॉन V। अब बात करते हैं इसकी क्या यूनिट होगी। तो C की यूनिट की बात करें तो क्या है, ऊपर चार्ज अपॉन वोल्ट, तो ये हो गया कूलाम अपॉन वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं क्या हमेशा हम कूलाम पर वोल्ट लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे फोर्स जो होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया, kg, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो क्या हम रोजाना फोर्स के लिए ये वैल्यू यूज करते हैं? नहीं करते। हमने इस पूरी क्वांटिटी को क्या नाम दे दिया? न्यूटन। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं। तो कूलाम पर वोल्ट की जगह हम क्या लिखेंगे? हम एक दूसरा नाम लिख देंगे और वो हो जाएगा 1 कूलाम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरड। क्या भाई? फैरड, FARAD। सो फैरड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है। फैराडे किसकी यूनिट है भाई? तो फैराडे चार्ज की यूनिट है। इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। फैराडे मैंने आप लोगों को लिखाया था 96500 कूलाम। 1 फैराडे क्या होता है? 96500 कूलाम। दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज। क्या नाम बताया? फैराडे। ठीक है। एंड दिस इज फैरड। फैरड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्या होता है? 1 कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। अगर डायमेंशंस की बात करें, क्या होंगे डायमेंशंस? तो डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है कैपेसिटेंस भाई? कूलाम अपॉन वोल्ट या चार्ज अपॉन वी हमने यहाँ पे लिखा है। तो कैपेसिटेंस Q अपॉन वी हमने लिखा। अब हम V को भी चेंज कर देते हैं। V को हम क्या लिख देंगे? V क्या होता है? W अपॉन Q होता है भाई। V क्या होता है? W अपॉन Q। तो V को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, यहाँ लिख दूं W अपॉन Q, Q ऊपर जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन V। Q क्या होता है? I इंटू टी। तो ये हो गया I स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन W। ठीक है, यहाँ तक विजिबल होगा? हाँ। अब देखो I क्या हो गया आपका? एम्पियर स्क्वायर हो गया। I के लिए A स्क्वायर, T के लिए T स्क्वायर, W वर्क डन क्या होता है? वर्क डन के डायमेंशंस M1L2 T-2। तो ओवरऑल डायमेंशंस क्या? यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीट। क्या हो गया? M-1 L आपका -2 और T2 ऊपर है, -2 ऊपर आएगा तो T आपका 4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। ये हो गई आपके डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। अब हम बात कर लेते हैं जो यूनिट हमने लिखी है फैरड। सो 1 फैरड क्या होती है? बहुत बड़ी यूनिट होती है। 1 फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो छोटी यूनिट्स क्या होती हैं? तो छोटी होती हैं आपकी जैसे मिली फैरड। सो 1 मिली फैरड क्या हो गया? 10⁻³ फैरड। 1 माइक्रो फैरड क्या हो गया? 10⁻6 फैरड। 1 नैनो फैरड क्या हो गया? 10⁻9 फैरड। और 1 पिको फैरड क्या हो गया आपका? 10⁻12 फैरड। तो ये यूनिट्स भी आपको याद रखनी, क्योंकि जनरली आपको ये वाली ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये यूनिट्स किसकी होती हैं? ये भी आपके कैपेसिटेंस की यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो हमने डायमेंशन पढ़ ली। तो क्या क्या क्वेश्चन हमने कर लिए? सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जनरली हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस, है ना। और किस पे होते हैं? कंडक्टर्स पे होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स हैविंग अपोजिट चार्जेस। क्या काम में आता है? टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद में हमने देखा कैपेसिटेंस मतलब एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। उसके बाद में अ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। हमने ये स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट लिखने के बाद में हमने क्या करा? Q प्रोपोर्शनल टू V लिखा और देन प्रोपोर्शनलिटी हमने हटाया, तो जो कांस्टेंट है उसी को हमने क्या बोल दिया? ये क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यूनिट्स लिखी और डायमेंशंस लिखी हमने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि जो कैपेसिटेंस होता है किसी कैपेसिटर का, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और क्या प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम बात करेंगे कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। मतलब ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? कि वो दोनों कैसे रखे हुए हैं, कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, कैसे कैसे रखे हुए हैं, और उनकी साइज क्या है, उनकी शेप क्या है, इस पर डिपेंड करेगा आपके कैपेसिटेंस। तो एक चीज़ ये होगी, सेकंड और थर्ड वाला आपका ओरिएंटेशन, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एंड और किस पर डिपेंड करेगा? और हमने बात करी थी कि दोनों कंडक्टर्स के बीच में क्या होता है? दोनों कंडक्टर्स के बीच में होता है आपका 2 चार्जेस नहीं लिखेंगे, 2 कंडक्टर्स हम लिखेंगे, 2 कंडक्टर्स।
तो उनके बीच में क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटर मटेरियल कौन सा है, क्योंकि हर एक इंसुलेटिंग मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। एंड इट डिपेंड्स ऑन अपॉन insulating material between the conductors। तो दोनों कंडक्टर्स के बीच में हमने कौन सा मटेरियल भर रखा है, कौन सा मटेरियल हमने रखा हुआ है, उस पर भी कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर का प्रिंसिपल, किसने बनाया कैपेसिटर और क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले, वो समझने से पहले आप एक चीज और नोट करोगे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आए चाहे ना आए। समझा तो मैं दूंगा, लेकिन हो सकता है समझ में ना आए आपको। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स पोटेंशियल एंड चार्ज गिवन टू इट, मतलब बात ये कि फॉर्मूला क्या है होता है सी का, तो Q अपॉन V फॉर्मूला होता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो C है वो Q पर डिपेंड नहीं कर रहा और V पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, कैसे पता चलता है कौन सी चीज़ पर डिपेंडेंस है या नहीं है। तो आप तो बोलोगे सीधे सीधे पता चल रहा है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम कब बोलते हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, हम तब बोलते हैं जब V आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैं समझा दूं, डेंसिटी की अगर बात आती है, वाटर की डेंसिटी या किसी मटेरियल की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या डेंसिटी मास पे डिपेंड कर रही है, क्या डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है? अगर ये डेंसिटी वॉल्यूम या मास पे डिपेंड करती है, तो अगर एक गिलास में पानी भरा हुआ हो और एक आपके इतने बड़े गिलास में पानी भरा हुआ हो, तो क्या दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी? यहाँ पर मास ज़्यादा है, यहाँ पर मास कम है, तो क्या डेंसिटी मास पर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। यहाँ पर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मास अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपको वॉल्यूम भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात होती है। या ज़्यादा वॉल्यूम में आप अगर वाटर को लेके आओगे, किसी क्वांटिटी को लेके आओगे, तो वॉल्यूम भी आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेंसिटी जनरली इन जनरल मास और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। बट अगर आप किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट कर दो, और फिर दूसरे को चेंज करो, तब ये डिपेंड करेगी। ठीक है, मतलब ये इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है या कोई भी मटेरियल भरा हुआ है, अगर आप इसी में और अमाउंट डाल दो तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक वैल्यू को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को अगर हम चेंज करें तो जरूर डिपेंड करेगी, बट ये इन जनरल Q और V पर डिपेंड नहीं करती। तो हम किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है या जिसकी कैपेसिटी होती है टू होल्ड चार्ज, हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये ख्याल लोगों के दिमाग में आया और उन्होंने एक तरकीब सोची कि हम कैसे किसी कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये कोई आपका कंडक्टर था जिस पे चार्ज था, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज था। अब पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर है, अब इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, Q अपॉन V होगा। हम कैसे कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने पास दो तरीके। अगर इसको हम चार्ज दें तो देखा चार्ज दिया तो V भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो भी आपको पता है चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब ये रेशियो तो वही रहने वाला है। तो अगर हम इस V को कम कर दें, और चार्ज को हम चेंज ही ना करें, V को कम कर दें, तो क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा। और वो करने का तरीका ये होता है कि हम एक दूसरा कंडक्टर इसके पास लेके आते हैं, और ये कंडक्टर अनचार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो उस पर कोई अगर चार्ज नहीं है तो क्या होगा, तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसकी हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। यहाँ जो पॉजिटिव आएगा वो आपका अर्थ में चला जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, इस पर हमने चार्ज कितना दिया था, Q दिया था, तब उसका पोटेंशियल कितना, V। तो Q इक्वल C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। लेकिन जैसे इस पर चार्ज नेगेटिव आया तो क्या यहाँ वाला चार्ज कम हुआ?
नहीं हुआ। लेकिन क्या यहाँ पर इसके जो सरफेस पे पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल है वो कम हुआ? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब दो तरह के पोटेंशियल हैं, एक तो इसका खुद का पोटेंशियल और इसके नेगेटिव का पोटेंशियल। तो इसके ऊपर जो ओवरऑल पोटेंशियल होगा वो कम हो जाएगा विदाउट डिक्रीजिंग द चार्ज। तो इसको जो हमने कम नहीं किया, इसको हमने कम कर दिया, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ये हमने कम किया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और इसको हमने क्या रखा? कांस्टेंट। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो स्टेटमेंट में आपको लिखता हूं कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस का क्या लिख रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लिख देते हैं। कैपेसिटर मतलब दो होने चाहिए, वो किसके दिमाग में आया? वैसे तो कैपेसिटेंस तो एक का भी होता है, लेकिन दो से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन जनरल हम दो कंडक्टर्स हम यहाँ पे लिखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हम ये लिखेंगे, व्हेन एन अनचार्ज्ड earthed conductor is brought near a charged conductor, ठीक है। ये आपका चार्ज कंडक्टर था जिसपे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। इसके पास हम दूसरा कंडक्टर लेके आए, कैसा? अर्थ कंडक्टर हम लेके आए अनचार्ज्ड। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होता है C=Q/V, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो नियर अ चार्ज कंडक्टर द कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर increases. So this is the principle of capacitor, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि अगर किसी चार्ज कंडक्टर के पास हम एक अनचार्ज्ड और अर्थिंग किया हुआ कंडक्टर लेके आते हैं, तो चार्ज कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। फिर लोगों को लगा कि अगर हम ऐसा सिस्टम ही हम ऐसा रखें, हम अर्थिंग वाला लाएं क्यों? हम एक नेगेटिव, पहले से ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ही हम यहाँ पे लेके आ जाएं। स्टार्टिंग में क्या किया? स्टार्टिंग में तो अर्थ लेके आते थे ताकि नेगेटिव अपने आप आ जाए, है ना, उससे क्या खर्चा नहीं होगा। लेकिन आप इसमें ऑलरेडी नेगेटिव साइन पहले से हो चार्ज, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज हम पहले से रखेंगे, इधर हम पॉजिटिव रखेंगे, तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? आपकी बहुत ज़्यादा होगी। इसके अकेले की भी कम होगी, इसके अकेले की भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन इस पूरे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या इसका भी कैपेसिटेंस बढ़ गया होगा? बिल्कुल बढ़ गया होगा, क्योंकि इस पर भी पोटेंशियल क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड क्या हो गया होगा? यहाँ पर भी कम हो गया, क्योंकि इसका नेगेटिव में मैग्नीट्यूड था कुछ, इसका क्या था? पॉजिटिव में। तो मैग्नीट्यूड तो पोटेंशियल का क्या हो गया? चेंज हो ही गया, ठीक है, कम हो गया। तो दोनों का ही कम हो गया मैग्नीट्यूड, तो दोनों का पोटेंशियल बढ़ गया। तो हम पूरे सिस्टम को ही काम में लेते हैं एज ए कैपेसिटर। तो ये हो गया आपका कैपेसिटर, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल बेस्ड हम कैपेसिटर में क्या बोलते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट टू कंडक्टर्स हैविंग अपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे हम कौन कौन से कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। फर्स्ट वन इज आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब है आपके पास एक कंडक्टर होगा, बस उस पर हमने क्या दे दिया होगा? चार्ज। और यही हमारे लिए किसका काम करेगा? कैपेसिटर का काम करेगा, ठीक है। तो क्या एक कंडक्टर कैपेसिटर का काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि दूसरे वाले को हम कहाँ एज्यूम कर सकते हैं? इन्फाइनाइट पे एज्यूम कर सकते हैं। सेकंड होगा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर 2 पैरेलल प्लेट्स होंगी, एक पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस तरह से आपका कैपेसिटर बनेगा। स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर क्या होंगे? 2 तरह के स्फेयर्स होंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होंगे। एक की रेडियस ए होगी, सपोज R1 R2 भी बोल सकते हो, दूसरे की रेडियस हमने क्या ले ली? बी ले ली। एक पे चार्ज, जैसे अंदर वाले पे हमने कौन सा चार्ज लिख दिया? पॉजिटिव, और बाहर वाले पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ये आपका हो जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में
क्या होगा, सिलेंड्रिकल में आपका क्या होगा, इस तरह से सिलेंडर्स हम बना देंगे, 2 सिलेंडर्स हमारे बन जाएंगे, एक अंदर और एक बाहर की तरफ। ठीक है, तो एक पे चार्ज पॉजिटिव होगा और एक पे चार्ज नेगेटिव होगा। सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर वाले पे नेगेटिव चार्ज। या फिर हम दूसरा काम एक ये भी कर सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है उसकी हम अर्थिंग भी दिखा सकते हैं, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि क्या करते हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के पास हम कोई कंडक्टर लेके आते हैं अर्थिंग किया हुआ, तो इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, है ना, तो कैपेसिटर बन जाता है, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी इसकी। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी शो कर सकते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट पहले से नेगेटिव चार्ज बॉडी को भी हम पास में ला सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है कि नेगेटिव चार्ज आपको ना दे रखा हो और आपको ऐसा शो कर रखा हो, अर्थिंग वाला शो कर रखा हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाले को अर्थिंग कर सकते हैं हम, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस पर ऑटोमेटिक क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। वो किसका काम कर रहा है, कैपेसिटर का काम वो कर रहा है। सो फर्स्ट आपकी हेडिंग होगी कैपेसिटेंस ऑफ, फर्स्ट पढ़ेंगे हम कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो आइसोलेटेड है मतलब अकेला ही है, दूसरा नहीं है कोई। सपोज इस पे चार्ज क्यू है, इसका डेरिवेशन में बिल्कुल दम नहीं है, पहले बता दूं मैं। रेडियस कितनी होगी इसकी, आर रेडियस हो गई। दूसरा वाला नेगेटिव वाला कहाँ है, वो इन्फाइनाइट पे। इसका पोटेंशियल कितना, इसका पोटेंशियल v हो गया। ठीक है, एक बात और ध्यान से देखना, हमने जो फॉर्मूला लिखा था C = Q/V, where C is the capacitance of the system of 2 conductors and Q क्या था, आपका चार्ज था। ये वाला चार्ज हम अगर दोनों पे चार्ज सेम होता है तो हम ये वाला Q किसी एक का ले लेते हैं। ठीक है, और अपने वाले केस में दोनों पर क्या होगा, सेम चार्ज ही होगा। V क्या होता है, V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। 2 कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही क्या होता है आपका V होता है वहां पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका दूसरा कंडक्टर कहाँ पर है, तो इसका दूसरा कंडक्टर है इन्फाइनाइट पे, तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना, V। तो फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V। हमेशा आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है, ध्यान रखना। हमने यहाँ पे जो 4-5 टाइप लिखे थे कैपेसिटर के, आपको उनकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैपेसिटेंस निकालने का क्या तरीका होगा, फॉर्मूला लगाएंगे हम Q/V और हम फिर V की वैल्यू निकालेंगे और V की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करनी होती है। इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, तो आप बोलोगे इसके सरफेस पे पोटेंशियल है KQ/R, इतना ही तो है KQ/R। तो बस यहाँ पे पुट कर दो पोटेंशियल, तो C कितना हो गया, Q/KQ/R। अब बाई R, ये R कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो Q/KQ × R, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो C कितना आ गया आपका, C आ गया आपका R/K। K क्या होता है, 1/4πε0। ठीक है, K क्या होगा, 1/4πε0। तो 1/K क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4πε0R। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला, C = 4πε0R। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये आ गया आपका फॉर्मूला। यहाँ से आपको एक बात दिख रही होगी कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था, वहाँ पर हमने ये वाली जो चीज़ देखी थी यहाँ पर कि हमने E0 क्यों लगाया। E0 हमने लगाया है इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। बट अगर वैक्यूम ना हो तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ E0 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम जो मीडियम होगा उस मीडियम का हम यहाँ पे E लिखेंगे। तो ये बात थी आपकी वैक्यूम की। इन अ मीडियम जो C होगा आपका वो 4πε0R नहीं होगा, 4πε0R नहीं होगा, एप्सिलॉन मीडियम R होगा। क्या होगा, एप्सिलॉन मीडियम R होगा। अगर मैं इसको C0 से डिनोट करूं,
उसको रहने दो एक बार। सी क्या हो गया, सी मीडियम कितना हो गया, इतना हो गया। अब बात करें इन वैक्यूम, अलग से लिखते हैं इसको। इन वैक्यूम सी नोट को हम क्या लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है भाई, ये क्या थी, परमिटिविटी थी वैक्यूम की। लेकिन अगर मीडियम हुआ तो क्या होगा, मीडियम की परमिटिविटी यहाँ हम रखेंगे, तो मीडियम की परमिटिविटी रखती है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, तो क्या रिलेशन आपको मिलेगा, आपको रिलेशन मिलेगा सी मीडियम अपॉन सी नोट इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई एप्सिलॉन नोट, ई एम अपॉन ई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, दिस अपॉन दिस। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। और ई एम अपॉन ई एप्सिलॉन नोट क्या होता है, ई एम अपॉन ई एप्सिलॉन नोट क्या होता है पता होगा आपको। ई आर का फॉर्मूला ई एम अपॉन ई नोट ही होता है यहाँ पे। तो ये आ गया सी एम अपॉन सी नोट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, कभी कभी इसको कैपिटल के भी मेंशन करते हैं। तो किसी मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, सी नोट इंटू एप्सिलॉन आर। ये हो गई। मीडियम में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी नोट इंटू आर हो जाएगा। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं एक बार फिर से, अगर हम एफ किसी मीडियम में निकालें, कूलाम्स फोर्स हमने निकाला था, तो हमने लिखा था एफ नोट अपॉन उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात करी थी कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिवाइड कर देंगे किससे, ई आर से। लेकिन कैपेसिटेंस अगर मीडियम में निकालना है, तो वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और एक बात आपको पता होगी कि ई आर जो होता है इज ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है हमेशा। ठीक है, और इक्वल टू 1 किसके लिए, वैक्यूम इटसेल्फ के लिए। ठीक है, तो वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी सभी मीडियम के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है ई आर, तो हमने क्या बोला कि जो कूलाम्स फोर्स है वो इससे डिवाइड हो जाएगा किसी मीडियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब कूलाम्स फोर्स हमेशा एक सेम सिस्टम के लिए किस में ज़्यादा होगा, वैक्यूम में ज़्यादा होगा, बाकी सब मीडियम में क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूसरे मीडियम में क्या होगा, कम होगा। लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, देखिए कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ई आर से, और ई आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो अगर ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हमने वहाँ पे डिपेंडेंस में क्या लिखा था कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर जो भरा हुआ है उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ये क्यों आया, क्योंकि जो पोटेंशियल था अपना, हम पोटेंशियल में भी इसको इंक्लूड कर लेंगे तो अपने आप ये यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, आपके पास 2 प्लेटें होंगी इस तरीके से, एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी। ठीक है, इस पर चार्ज होगा अपना Q, इस पर चार्ज होगा Q, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ शो करा इस पर, और नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पर शो करा ऐसे। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, D है, और बीच में कोई मीडियम है आपका। फिलहाल के लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे वैक्यूम ले लेते हैं। स्टार्टिंग में वैक्यूम लेते हैं, फिर इसको रिप्लेस कर देंगे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस, कितना कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q अपॉन V होता है। Q हम इनमें से किसी एक का Q ले लेंगे, क्योंकि दोनों अपने केस में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे ले लेंगे Q अपॉन V। लेकिन V हम कैसे निकालेंगे, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स और दीज टू कंडक्टिंग प्लेट्स। तो एक बात बताइए यहाँ पे, तो ये जो हमने प्लेट्स हमने बनाई हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, इनके बीच में कितना पोटेंशियल होगा हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक बात बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है,
इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर ये एक प्लेट है जिस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज। और चार्ज के टर्म में ही मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि सिग्मा होता है तब आप इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हो, अगर यहाँ पे चार्ज हो तब आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हो, उस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर हम बोल तो रहे हैं क्या, इसको प्लेट बोल रहे हैं, ठीक है, इसको प्लेट बोल रहे हैं, लेकिन टोटल चार्ज इस पर कितना है, क्यू है। तो क्यू की टर्म आप लिखिए ताकि आपको शीट वाले में और प्लेट वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्यू की टर्म में हम क्या लिखते हैं, चाहे ये प्लेट हो चाहे शीट हो, क्यू की टर्म में फॉर्मूला सेम आता है, क्या आता है, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट एंड वेयर a इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट, ठीक है। तो क्यू की टर्म में सेम आता है चाहे शीट हो चाहे प्लेट हो, बट सिग्मा की टर्म में अलग अलग वैल्यू आती है, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा अगर आप क्यू में ही वैल्यू रख दो। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से नेगेटिव है तो चार्ज माइनस क्यू है, तो माइनस होगा मतलब डायरेक्शन उस तरफ होगी इसकी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा और वो भी कितना होगा, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स कितना आ गया भाई, आपका E जो आया, E आपका आ गया Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों के दोनों इस तरफ है डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमने यहाँ पे आपको दिखाए थे कुछ कैपेसिटर्स के नेम आपको लिखाए थे, एक आपका हो गया पैरेलल प्लेट, एक है आपका स्फेरिकल, एक है आपका सिलेंड्रिकल। सब में आपको क्या निकालना है, आपको कैपेसिटेंस निकालना होगा, और कैपेसिटेंस का मेथड क्या होगा निकालने का, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी का फॉर्मूला Q अपॉन वी, फिर हमें क्या लेके आना है, वी लेके आना है। वी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, E लेना पड़ेगा, क्योंकि E से ही आपको क्या मिलेगा, V मिलेगा। कैसे, E डॉट डी आर माइनस का आपको क्या मिलेगा, V मिलेगा। तो V के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए E। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, दोनों कंडक्टर के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकालना, V निकालना, और फिर V को यहाँ पर पुट करना। बस आपका ये अप्रोच रहेगी, सबसे पहले आप E निकालोगे, उसके बाद आप V निकालोगे, यूजिंग दिस E एंड यूजिंग दिस V आप C निकाल लोगे, ठीक है। ये अपना मेथड रहेगा हमेशा के लिए। सबसे पहले हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, E डॉट डी आर कॉस थीटा होता है, पूरा फॉर्मूला तो यही होता है नेगेटिव के अंदर। लेकिन हमें इस बात का पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट में है, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल हम इसके पैरेलली चल रहे हैं बिल्कुल, तो डिग्री कितने डिग्री एंगल हो गया, 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, माइनस का E, अब ये आ गया माइनस का E इंटीग्रेशन डी आर। किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है या इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हमें पता है इसका पोटेंशियल क्या है ज़्यादा, हमें डिफरेंस चाहिए, हमें क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो डी आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आर, तो अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलें, इस डायरेक्शन में हम इस डायरेक्शन में चलें तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में चलें पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डी आर जो हम लेते हैं वो इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेते हैं। डी आर हमने किधर लिया था, यहाँ पर भी देखो आप लोगों ने, डी आर हमने लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अगर डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वी, ये जो प्लेट है यहाँ पर उसका पोटेंशियल V प्लस, और उसका पोटेंशियल मैं बोल रहा हूँ V माइनस है, हमें ये निकालना है, ठीक है, हमें ये निकालना है V प्लस माइनस V माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इसका पोटेंशियल माइनस उसका पोटेंशियल, तो है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मतलब हमें किस तरफ मूव करना होगा, हमें इस तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था A पॉइंट B पॉइंट, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं
तो हम क्या लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए लिखते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहे हैं। इस तरफ अगर डी आर है तो इस तरफ क्या है, माइनस ऑफ डी आर है। तो इस डी आर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन वो माइनस में डी आपको लिखना पड़ेगा, तो माइनस डी इंटू डी क्या हो जाएगा, माइनस डी इंटू माइनस आपका ई डी हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया ई इंटू डी। बस काम आपका खत्म। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आपका ई डी आया, पोटेंशियल डिफरेंस को आप कहाँ पुट कर दोगे, वहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, तो सी कितना आता आपका, क्यू अपॉन वी। तो सी आपका कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ये वाला वी। वी कितना हो गया, ई इंटू डी। ठीक है, ई कितना है भाई, ई भी हमने निकाला था, ई था आपका ये क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाय पुटिंग ई आपको सी मिल जाएगा कितना, क्यू अपॉन ई की जगह आप क्या लिखोगे भाई, ई की जगह आप लिख दोगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो आपका ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू से क्यू कैंसिल आउट, डी आ गया यहाँ पे। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, और फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपका ए इंटू डी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। और फिर हमने क्या करा, इसमें ए की वैल्यू रख दी। आप चाहो तो पहले यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, उसके बाद भी वहाँ पे पुट कर दो, वो तो एक ही बात है। तो फाइनल में हम फॉर्मूला क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे इस तरीके से, एक डायग्राम बनाएंगे सिंपल सा। इस तरीके से कि ये आपका कैपेसिटर हो गया, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। कैपेसिटेंस कितना, आप बोलोगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ तक खत्म होता है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम इसमें कॉम्बिनेशन भी देखेंगे और भी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हम फील्ड करेंगे, तो इसमें कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू।